हाँ जी सर, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। आप सबका स्वागत है। देखिएगा, एक बार सभी दोस्त हैं ये शेयर कर दें, फटाफट जुड़ जाएं भाई, सभी फटाफट जुड़ जाएं। सभी दोस्त हैं ये फटाफट जुड़ जाएं। और एक बार ये भी बता दें कि आवाज़ आ रही है। जी सर नमस्कार। सभी क्लास सही चल रही है, आवाज़ आ रही है? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। राजेंद्र, मनोज, भरत भाई जोधपुर। जी भरत भाई नमस्कार, आप कैसे हैं? कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा। और जो भी दोस्त जुड़ चुके हैं वो सब की सब फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज की लाइव सेशन में आप सब दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम जसवंत जी, सब दोस्तों का प्रणाम। अंजलि, शोभान जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? परवीन सैनी जी कैसे हैं आप? मनोज वर्मा, सुलोचना, भरत भाई जोधपुर। आवाज आ रही है जी? एकदम सही चल रही है क्लास। तो एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है, फटाफट आप मुझे मेरी बात को स्वीकार करें और फटाफट क्लास को लाइव शेयर करें। अभी अभी जस्ट शेयर करें क्लास को, फटाफट शेयर कर दें। अभी 2 मिनट में सभी कुछ दोस्तों को शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक पर आप सबके सब शेयर कर दें ताकि सभी दोस्त अपने साथ जुड़ जाएं। फटाफट शेयर करें भाई। सभी को नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई आप सब लोग? बिल्कुल धुरीना पे पढ़ाया था सर मैंने। सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार, फटाफट शेयर कर दे भाई। आप सबका इंतजार खत्म है। भरत कुमार जी, आपको पता हो तो वही टॉपिक चल रहे हैं जो रीट में नए जुड़े हैं, और उनमें पहले टॉपिक से अपन ने शुरुआत की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान और भारत की संविधान की जो विशेषताएं हैं और विशेषताओं से अपन ने क्लास शुरू की है। तो एक बार फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर करें और फटाफट जुड़ जाएं भाई। अभी देखें, ये टॉपिक जैसे ही पूरा होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये लाइव क्लास के सारे जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और दूसरी बात याद रखें, आपको क्वेश्चन सीरीज भी हल करवाई जाएगी। कल या परसों से आपकी करंट जीके की क्लास भी शुरू हो जाएगी। श्रवण चौधरी करें, आपसे पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो गया गुरुजी। जी श्रवण कुमार जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो। मनोज वर्मा सर आप बहुत, जी मनोज जी शुक्रिया, आप सबका प्यार ही है ये। जगदीश चौधरी सर, आपने एक दिन अनअकैडमी भी रखी थी। बिल्कुल ऐसा होता है, हर जगह काम किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे लगभग अपन ने काम किया। फटाफट शेयर करें भाई, मजा नहीं आ रहा? एक बार शेयर करिएगा। याद रखें कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फटाफट जुड़ जाएं, एक बार शेयर करें। मजा नहीं आया यार, अभी तक तो मतलब संख्या 9 के बराबर हुई है। अभी आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा। अभी देखें, मस्त पढ़ाते हो नीरू चौधरी जी, शुक्रिया नीरू आपका। MS मेहरा जी, राम राम साहब, राम राम। सोनू जाखड़ गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। भरत कुमार सर जी, आपने पढ़ाया संविधान अब तक याद है, शायद कभी ना भूल पाऊं, इतना अच्छा पढ़ाया। जी भरत कुमार जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सुरेश कुमार खैरवा गुड इवनिंग जी, सुरेश कुमार जी, मनोज कुमार जी, सभी दोस्तों का शुक्रिया। तो लीजिएगा अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने समस्त दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ सके अपने साथ। पहले से ही फैन था जी, शुक्रिया आपका। अब देखिएगा, मूल बिंदु की बात करते हैं, जहां से कल अपन ने छोड़ा था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था
कि भारत का संविधान चल रहा था और उसमें संविधान सभा के गठन से पहले का जो विवरण है, ये पहले का विवरण अपन ने पढ़ लिया था। पहले का विवरण अपन ने पढ़ लिया था और अपन जब पहुंच गए थे, वो पहुंच गए थे कैबिनेट मिशन योजना तक अपन पहुंच गए थे। और कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में आज अपने को पढ़ना है। तो आप सब आराम से कॉपी पेन ले लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मजा नहीं आ रहा है, दोस्तों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। रॉयल स्टेटस फैक्ट्री जी, आई लव यू सर जी, बिल्कुल आई लव यू सर, आई लव यू। कैसे हैं आप? शेयर कर दिया गुरुजी जी, शुक्रिया आपका। MS मेहरा जी, आप सबका शुक्रिया। अब देखिए, लास्ट में अपन बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन योजना की। देखिएगा, मैं अगर आपके कमेंट ही पढ़ते रहूंगा, आप एक बार में मेरा गुड इवनिंग स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी को राम राम। बिल्कुल डेली होगी क्लास अपनी। अब आपका प्रश्न जब भी आए उस समय ही आप कमेंट करें, बाकी प्रणाम, गुड इवनिंग वगैरह करते रहें। मैं लास्ट में आप सबके कमेंट पढ़ लूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर जरूर करिएगा और खासतौर से मुझे फेसबुक पे आप टैग जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले सर संविधान में कितनी बैठक हुई थी। देखिएगा, संविधान की बैठक है, ये सामान्य रूप से 165 हुई थी, लेकिन जब अपन 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को गिनते हैं तो 25 आती है। तो आज की अपनी हेडिंग है कैबिनेट मिशन योजना। कहां से पढ़ना है अपने को? अपने को पढ़ना है कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना तक अपन पहुंचे थे और अपन ने इस बात को जाना था कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, ये कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत आई थी। सबसे पहले तो अपन ने देखा कैबिनेट मिशन योजना है, ये 1946 में भारत आई थी। कब आई थी? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी। जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आई तो इससे प्रश्न आता है कि किसके मंत्रिमंडल से भारत आई। तो याद रखें, कैबिनेट मिशन योजना है, ये कल क्लास में आपने 166, बिल्कुल 166 सही तो है। सामान्य यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि के दौरान 165 और 24 जनवरी 1950 को गिने तो 166 हो जाती हैं अपने आप। 165 प्लस 1, माफ करना, 165 प्लस 1। अब यहां पर देखें, कैबिनेट मिशन योजना है, आगे आएगा, मैं आप सबका ये जो कंफ्यूज है बैठक को लेकर के ये सारा दूर करूंगा। कैबिनेट मिशन योजना है, ये किसके मंत्रिमंडल से भारत आई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना है, ये क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल से भारत आई थी। किसके? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल से भारत आई थी। और क्लीमेंट एटली की बात करें तो इनका संबंध लेबर पार्टी से था। कौन सी पार्टी से था इनका संबंध? इनका संबंध है ये लेबर पार्टी से था। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और उनके मंत्रिमंडल से ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी। कितने सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना है? ये 3 सदस्यीय थी और किसके मंत्रिमंडल से भारत आई? ये क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल से भारत आई थी। दोस्तों, यहां से जब प्रश्न आता है उसकी बात अपन बाद में करते हैं, पहले इस योजना को समझें। देखें, कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आती है, तिथि थी 24 मार्च को। अब 24 मार्च को कैबिनेट मिशन योजना भारत आई। पहले कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय भूभाग की स्थिति को समझा। भारतीय भूभाग की स्थिति को समझते हुए कैबिनेट मिशन योजना ने 16 मई 1946 को, कभी 16 मई 1946 को अपने उद्देश्य स्पष्ट किए। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के जो उद्देश्य हैं, ये कैबिनेट मिशन योजना के उद्देश्य कब स्पष्ट किए गए थे? कैबिनेट मिशन योजना ने अपने उद्देश्य स्पष्ट किए 16 मई 1946 को। कब उस स्पष्ट किए थे? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना ने अपने उद्देश्य स्पष्ट किए। अभी 1 मिनट, कुछ कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना ने अपने उद्देश्य स्पष्ट कब किए?
16 मई 1946 को किए। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के उद्देश्यों पर अपन गौर करें तो दो तरह के उद्देश्य सामने आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का एक उद्देश्य अपने सामने आता है। कैबिनेट मिशन योजना का जो गौण उद्देश्य है, ये गौण उद्देश्य क्या था और मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले अपन बात करें कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य उद्देश्य की, तो कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय संविधान सभा का गठन करना। मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था भारतीय जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन करना तथा वायसराय और वायसराय का ये कार्य था, या वायसराय को ये सुझाव दिया गया कि आप कैबिनेट मिशन योजना को, मतलब कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से कि आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विवाद है, इस विवाद को खत्म करें। ऐसा सुझाव दिया किसको, वायसराय को। अब यहां पर देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पे संविधान सभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्तावों पर हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर हुआ। वो प्रस्ताव अपन पढ़ें, उससे पहले हमें कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना है, ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कितने सदस्य ही थी। कैबिनेट मिशन योजना है, ये 3 सदस्य ही थी। कितने सदस्य ही थी, कैबिनेट मिशन योजना है, ये 3 सदस्य ही थी। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैबिनेट मिशन योजना में जो 3 सदस्य थे, ये 3 सदस्य कौन कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्यों में अपन बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का। किसका नाम आता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है। ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इनके पास पद कौन सा था। कैबिनेट मिशन योजना के पास अपन पद की बात करें तो इनके पास जो पद था वो था भारत सचिव का। किसका पद था, भारत सचिव का। हालांकि भारत सचिव को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं, जो डाउट्स में अभी नेक्स्ट आपको क्लियर करने वाला हूं। लेकिन पहले आप कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य हैं उनके संदर्भ में पढ़ लीजिएगा। तो भारत सचिव थे कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे अपन बात करिएगा तो दूसरा सदस्य आता है स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करें तो स्टेफर्ड क्रिप्स को क्या बनाया गया था, उस समय किस पद पे थे। स्टेफर्ड क्रिप्स है, ये इस समय व्यापार मंत्री थे। स्टेफर्ड क्रिप्स इस समय क्या हुआ करते थे, व्यापार मंत्री थे। जबकि तीसरा नाम आता है एवी अलेक्जेंडर का। किसका नाम आता है, एवी अलेक्जेंडर का नाम आता है। और एवी अलेक्जेंडर की अपन बात करें तो एवी अलेक्जेंडर इस समय क्या थे, एवी अलेक्जेंडर इस समय नौसेना मंत्री थे। क्या थे, नौसेना मंत्री थे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, सीजीएल की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, और प्रश्न दरअसल वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में जो युद्ध मंत्री थे, उस युद्ध मंत्री की भूमिका में कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में युद्ध मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध मंत्री में नाम किसका आता है, एवी अलेक्जेंडर का आता है। ठीक है सर, आप बोर्ड खड़े होकर पढ़ाया करो। देखिएगा अभी कुछ ऐसी तकनीक अपनाई है जिसका शायद अपने को पीडीएफ वगैरह हल करेंगी, उस समय ये तकनीक बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें, 1-2 दिन हो सकता है भले ही आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन निश्चित रूप से ये तकनीक एक दिन कारगर सिद्ध होगी। तो आप उम्मीद करिए
साथ बराबर जुड़े रहें, शेयर करते रहें। टेलीग्राम लिंक चैनल तक भी आप जरूर पहुंचें। जल्दी ही आपको सारी लाइव क्लासेस समय समय पर मिलती रहेंगी। तो ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना है, ये 24 मार्च 1946 को भारत आई थी। कब आई थी? 24 मार्च 1946 को भारत आ गई। 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन योजना ने अपने जो उद्देश्य हैं ये उद्देश्य स्पष्ट कर दिए, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान सभा का गठन करना। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना का जो गौण उद्देश्य था, ये गौण उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना का गौण उद्देश्य है, ये गौण उद्देश्य था संविधान सभा के गठन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य उत्पन्न विवाद को खत्म करने के लिए भारत का विभाजन जो बात थी, ये भारत के विभाजन वाली बात कैबिनेट मिशन योजना की गौण उद्देश्य के रूप में सामने आई थी। किस उद्देश्य के रूप में? गौण उद्देश्य के रूप में सामने आई थी भारत विभाजन के बाद, ठीक है। गौण उद्देश्य मतलब घटना घटित होने के बाद सामने आता है, भारत विभाजन इसका गौण उद्देश्य अपन कह सकते हैं। अब 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना की बात की तो एक शब्द आया अपने सामने, भारत सचिव। ये भारत सचिव क्या था और भारत सचिव का पद कैसे अस्तित्व में आया वो भी जान लीजिएगा। देखिएगा, भारत सचिव की अपन बात करें तो आप सब जानते हैं कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, और जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो उस दौरान याद रखी 1600 से लेकर, कब से लेकर के 1600 से लेकर के 1858 तक भारत में किसका शासन रहा या किसकी व्यवस्था चलती रही? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था चलती रही। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था चलती रही। जबकि 1858 से लेकर के 1947 तक अपन बात करें तो भारत की शासन व्यवस्था है ये ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। किसके अधीन चली गई? ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। भारत की शासन व्यवस्था किसके अधीन रही? ब्रिटिश ताज के अधीन रही 1858 से 1947 तक। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया गया। कौन सा अधिनियम? भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया और इसके तहत एक प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था उत्तरदायी भारतीयों को सौंप दी गई। लेकिन बात अपने को करनी है भारत सचिव के पद की। दोस्तों याद रखिएगा, भारत सचिव के पद की अपन बात करें तो भारत सचिव का पद है ये 1858 में सर्जित किया गया। कब सर्जित किया गया था? भारत सचिव का पद है ये 1858 में सर्जित हुआ था। कब सर्जित हुआ था? 1858 में भारत सचिव का पद सर्जित किया गया। और जब भारत सचिव का पद सर्जित किया जा रहा था उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, ये इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के समय ये भारत सचिव का पद सर्जित किया था और भारत परिषद अधिनियम 1858 पारित किया गया था। दोस्तों इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणाएं की थी उन्हें विक्टोरियाई घोषणा या इलाहाबाद घोषणा के नाम से जानते हैं। उनमें एक घोषणा ये थी कि भारतीय मामलों को देखने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद होगी। भारतीय मामलों को देखने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद होगी और ये 15 सदस्यीय जो भारत परिषद है, ये भारत परिषद किसकी सहायता और सलाह के लिए होगी? भारत सचिव की सहायता और सलाह के लिए होगी। पहला जो भारत सचिव है, ये पहला भारत सचिव स्टेनली को बनाया गया। किसको? सर स्टेनली को पहला भारत सचिव बनाया गया था। लेकिन कुछ जगह आपको सर चार्ल्स वुड का नाम भी मिलेगा। किसका? सर चार्ल्स वुड का नाम भी मिलेगा। तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो, वास्तविक रूप से 1858 से लेकर के 1859 तक कौन रहे थे? स्टेनली ही रहे थे। तो पहला जो भारत सचिव है ये कौन बना था? स्टेनली बना था। लेकिन अंतिम भारत सचिव की बात करें
तो अंतिम भारत सचिव में नाम किसका रहेगा दोस्तों? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस का रहेगा। किसका रहेगा? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अंतिम थे। पहला कौन था? पहला स्टेनले था। कौन था? स्टेनले था। अब यहां पर देखिएगा, ये जो भारत सचिव है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सर्जित पद था, लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस भारत सचिव और वाइसराय इन दोनों पदों को समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इसे समाप्त किया गया था। दूसरा, 1858 में ही इंग्लैंड की महारानी ने यह घोषणा की थी कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वाइसराय होगा। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का क्या होगा? वाइसराय होगा। क्या होगा? वाइसराय होगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अपन आगे बात करें, मूल बिंदु पे लौट के आए। मूल बिंदु अपना चल रहा था कैबिनेट मिशन योजना। कितने सदस्य? 3 सदस्य, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य ही थी। और इसी के प्रस्ताव पे संविधान सभा का गठन हुआ। 16 मई 1946 को इसने अपने उद्देश्य स्पष्ट किए। उद्देश्य में सीधा सीधा था भारतीय संविधान सभा का गठन करना। तो भारतीय संविधान सभा का गठन इसी के प्रस्ताव पे हुआ। ये 3 सदस्य ही थी, जिक्र कर लिया। इनमें भारत सचिव क्या पद था, इसके बारे में भी अपन ने जिक्र कर लिया। बिल्कुल संतरा तुम्हारी पूरी पॉलिटिकल करवाई जाएगी। करंट की क्लास भी शुरू होने वाली है, मैथ की क्लास भी शुरू होने वाली है। आप धैर्य रखें, लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, हाँ, हमेशा इसी समय होगी, याद रखें। नियमित रूप से शाम 6 बजे, नियमित रूप से मैं आपको 2 क्लासों का टाइम बता देता हूं। शाम को 6 बजे, कितनी बजे? 6 बजे अपन पढ़ेंगे नियमित रूप से। ये पॉलिटिकल साइंस चलेगी, जो एक बार सबसे नजदीकी भर्ती परीक्षा रीट के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन वो टॉपिक्स चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हों, चाहे वो गवर्नेंस के हों, दोस्तों हर जगह इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि वो रीट में ही काम आए, वो राजस्थान पुलिस में ही भी आपके लिए उपयोगी है। वो राजस्थान पुलिस में एसआई जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के उन प्रस्तावों पर आते हैं जहां पर मुख्य रूप से अपनी बात शुरू होती है। जी सरदार जी प्रणाम, आप कैसे हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। कितनी? सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। लेकिन इस 389 को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? इस 389 को 3 भागों में बांट दिया। हम उन 3 भागों की बात कर लें जिनमें यहां पर बांटा गया है। सबसे पहले देखें, यहां पर एक भाग तो बनाया गया ब्रिटिश प्रांत। याद रखें दोस्तों, किताब में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि किताब उस समय सही होती है, लेकिन यहां यह विषय ऐसा है जो एक प्रकार से तकनीकी जो शब्दावली है, इस तकनीकी शब्दावली पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं लिखूं, ब्रिटिश भारत से कितने निर्धारित की गई? शब्द देखना, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत शब्द की बात कर लूं तो ये ब्रिटिश भारत जो शब्द है, ये ब्रिटिश भारत शब्द कब आया था? पहले तो ये मान लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ब्रिटिश भारत शब्द है ये 1784 का, कब का? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट है। इस पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, कौन से? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय जो भूभाग था,
इस भारतीय भूभाग को क्या नाम दिया गया था? ब्रिटिश भारत नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश भारत नाम दिया गया। लेकिन ये ब्रिटिश भारत शब्द है, ये दो भागों में बटा हुआ था। कितने? दो भागों में बटा हुआ था। ये दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था ब्रिटिश प्रांत था और एक था चीफ कमिश्नर क्षेत्र। यहां पर हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश प्रांतों को भी और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को भी। लेकिन दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, दोनों को एक जगह कर देंगे आप, ब्रिटिश प्रांत शब्द को भी और ब्रिटिश भारत चीफ कमिश्नर क्षेत्र को भी, तो ऐसी स्थिति में ये शब्द बन जाएगा ब्रिटिश भारत। यानी ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रांत भी शामिल थे और जिसे आप चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहते थे वो भी शामिल थे। अब यहां पर देखिए, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की बात कर ले सबसे पहले, तो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। कितने? 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। इन 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में नाम की अपन बात करें तो वो नाम क्या क्या थे, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से संविधान सभा में 4 ही सदस्यों का निर्धारण किया गया। कितने? 4 ही सदस्यों का निर्धारण किया गया। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में एक तो अपने राजस्थान में चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, और राजस्थान में चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान में चीफ कमिश्नर क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र है, ये दूसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र आता है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली, जिसे आप वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है। अभी अपन देखिए तीसरा जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र आता है, ये तीसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या है? तीसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र में नाम आता है कुर्ग, जो कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? कुर्ग वर्तमान में भारत के कर्नाटक राज्य में है। कुर्ग वर्तमान में कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में कुर्ग की बात करें तो कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। जबकि चौथा चीफ कमिश्नर क्षेत्र जिसमें नाम आता है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है? बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो कुल मिलाकर के बात अपन 1946 की कर रहे हैं। तो 1946 के समय 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। और एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। अब यहां पर देखिएगा, इन 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्धारित किए गए? 4 सदस्य। बात अपन करें ब्रिटिश प्रांतों की। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई? ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में 292 यानी 292 जो सीटें थी, ये 292 सीटें निर्धारित की। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। 292 सीटें कहां से थी? ब्रिटिश प्रांतों से थी। अब यहां पर देखिएगा, इन 292 सदस्यों के साथ साथ एक नाम आता है देसी रियासत। क्या नाम आए रहेगा? देसी रियासत। देसी रियासतों पर ब्रिटिश हुकूमत का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, और इन देसी रियासतों से जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई, ये सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 93 निर्धारित की गई, 93 जिसको आप कहेंगे। ठीक है। अब इन अपन बात कर लें कि इन रियासतों से सदस्य कैसे आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य कैसे चुने गए थे, इन सब के संदर्भ में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें देसी रियासतों की, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देसी रियासतों वाला जो भाग था, ये इंटीग्रेशन की प्रक्रिया से भारत में शामिल हुआ। किससे? इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया थी, यानी एकीकरण की जो प्रक्रिया है, इस एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये एक प्रकार से देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया।
ये भी अपन एक विस्तार पूर्वक बात करेंगे, एक बड़ी क्लास में अपन बात करेंगे, यानी लगभग वो क्लास आधा एक घंटे की होगी कि इन देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ और ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने हमें परेशान किया, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको अपन ने जनमत संग्रह से लिया, तो इसके पीछे की व्यवहारिक कहानी क्या थी वो सारी अपन देखेंगे। लेकिन इन सबसे पहले अपन बात करें 93 सदस्यों की। इन 93 सदस्यों की नियुक्ति का जो अधिकार है, ये नियुक्ति का अधिकार देशी रियासतों के शासकों को दिया गया। देशी रियासतों के शासकों के साथ विचार विमर्श और मंत्रणा के आधार पर इन 93 सदस्यों की नियुक्ति की गई। किस आधार पे? देशी रियासतों के शासकों के साथ विचार विमर्श और मंत्रणा के आधार पर इन 93 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया? देशी रियासतों के शासकों को दिया गया। जबकि अपन बात करें ब्रिटिश प्रांतों के संदर्भ में, तो दोस्तों देखिए ब्रिटिश प्रांतों के संदर्भ में याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य चुनकर के आए वो कैसे आए थे। ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य आए उनमें देखें ब्रिटिश जो प्रांत थे या विधान मंडल स्थापित किए गए थे। क्या स्थापित हो गए थे? विधान मंडल। तो याद रखें ब्रिटिश प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, ब्रिटिश प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, मैं इस प्रणाली का भी जिक्र करने वाला हूं। ब्रिटिश प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, कौन सी प्रणाली थी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इन 292 सदस्यों के चुनाव किए गए ब्रिटिश प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा। एक सदस्य है, ये एक सदस्य कितनी जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा का एक सदस्य है, ये 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा था। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा था। जब चुनाव परिणाम आता है तो इस चुनाव परिणाम के दौरान कि सन 2020, अब सर को स्वीट बोलने में कोई फालतू कमेंट है क्या? अरे नहीं है भाई, रोज बोलिएगा, मैं स्वीट ही तो हूं और स्वीट को स्वीट ही कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अपने हमेशा अपनों से ही प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसे कोई बुराई नहीं है, आप नाराज ना हो। इन सब की ओर से मैं आपको कहता हूं आप बोलिएगा, निश्चिंत रहिएगा, लेकिन पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स ना ध्यान कम दें। रेनू महिला अब पढ़ ले, नहीं सबकी सभी अच्छे हैं, अपने साथ जो जुड़े हैं आज तक सभी अच्छे लोग ही जुड़े हैं, बुरे लोग तो वैसे ही चले गए, क्योंकि हमारी नाव तो उस कागज की बनी थी जिसमें बुराई के लिए कोई स्थान ही नहीं था। और जब हमारी नाव में बुराई के लिए स्थान ही नहीं था तो हमारी बुराई कैसे टिक पाती, वो बुरे लोग कैसे टिक पाते जो हमारे साथ थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मस्त रहिएगा अपने साथ। आज तक जो जुड़े हैं ये सारे अच्छे लोग ही हैं, बुरे नहीं हैं, और उनमें सबसे अच्छे आप ही हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा था। चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम में 292 में से, मैं बात कर रहा हूं 292 में से, याद रखें शब्द को, कहीं फिर आप किताब से तथ्य मिलाएं तो थोड़ा सा अलग पालें कि साहब कांग्रेस को तो 211 लिखा हुआ था और आपने तो 208 ही बताया। वो ब्रिटिश प्रांतों वालों में से 3 कांग्रेस के खाते में गए थे, तब हुई थी 211। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 292 सदस्यों की। इन 292 सदस्यों में से 208 सीटें किसके खाते में गई? कांग्रेस के खाते में गई। किसके खाते में? कांग्रेस के खाते में गई। 73 सीटें हैं, ये 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। 73 जो सीटें हैं ये मुस्लिम लीग को मिली। शेष अन्य व निर्दलियों को प्राप्त हुई, शेष अन्य व निर्दलियों को प्राप्त हुई है कितनी सीटें? 73 सीटें। दूसरी चीज याद रखिएगा,
बाकी जो सीटें बची वो शेष अन्य जो दल थे, शेष जो अन्य निर्दलीय थे, इन निर्दलियों को प्राप्त हुई। बाकी जो सीटें थी ये बाकी सीटें निर्दलियों को भी प्राप्त हुई थी। अब यहां पर देखिएगा, जैसे ही मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली तो आपको पता ही है हौसला डगमगाना स्वाभाविक है। आदमी एक आकांक्षावादी होता है, आदमी हमेशा अपनी जो व्यवहारिक पृष्ठभूमि है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उम्मीद करता है। और जब कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपनी बातें नहीं मानते या अपने अनुरूप नहीं जीते तो हम विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन हमें विद्रोह नहीं करना है। मुस्लिम लीग ने यहां विद्रोह किया, थोड़ी सी गलती की मुस्लिम लीग ने, और वो क्या की, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, कभी 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग ने जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, इस सीधी कार्रवाई दिवस के फलस्वरूप क्या हुआ? याद रखें, इस सीधी कार्रवाई दिवस के फलस्वरूप बंगाल में दंगे हुए। कहां पर है? बंगाल में दंगे हुए। और बंगाल में जब दंगे हुए तो इन दंगों का जो मुख्य केंद्र रहा, ये दंगों का मुख्य केंद्र है ये बंगाल का नोआखली गांव रहा। बंगाल का कौन सा? बंगाल का नोआखली गांव है, ये इन दंगों का मुख्य केंद्र रहा। बंगाल का नोआखली गांव इन दंगों का मुख्य केंद्र रहा था। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस जब मनाया गया तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वो एक उच्च विचारधारा के धनी मौलाना कलाम आजाद, कौन थे? मौलाना कलाम आजाद। और मौलाना कलाम आजाद की बात करें तो मौलाना कलाम आजाद ने क्या कहा था? तो दोस्तों याद रखें, मौलाना कलाम आजाद ने इस 16 अगस्त के दिन को काला दिन कहा था। क्या कहा था? काला दिन कहा था। ठीक है। अब देखिएगा, कुछ भी हो, संविधान सभा का गठन हो गया किसके प्रस्ताव पे? कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 292 सदस्यों की। थोड़ा सा बैक आइएगा, एक शब्द मैंने यहां पर लिखा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके बारे में मैं लौट करके आऊंगा, लेकिन पहले इनकी बात कर लो। तो ये 292 सदस्यों की बात तो अपन ने कर ली कि ये ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने गए। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि था। ठीक है, 208 सदस्य जिनमें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, शेष अन्य जो थी वो निर्दलीय वगैरह को प्राप्त हुई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके फलस्वरूप बंगाल में दंगे हुई और मौलाना कलाम आजाद ने उसे क्या कहा था? काला दिन कहा था। अब यहां पर देखें 93 सदस्यों की बात, तो 93 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया? देशी रियासतों के शासकों को दिया गया, जिनसे विचार विमर्श और मंत्रणा के आधार पर इन 93 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब देखो, पहले तो आप कमेंट करके फटाफट ये बताएं कि आपको क्षेत्रीय मारवाड़ी में पढ़ना है, यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ना है, या फिर हिंदी में पढ़ना है। फटाफट 15 सेकंड का टाइम है, आपको कौन सी भाषा में पढ़ना है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं आपको कौन सी भाषा में पढ़ना है। अरे भाषा सारी आवे बने। मारवाड़ी, भारत भाई जोधपुर वाले कह रहे हैं सबसे पहले मारवाड़ी में पढ़ाओ। चिंता ना कर भाई, मारवाड़ी में पढ़ासो। तारो मन करे, तारो नाम कैसा था? ठीक हो, ये कुछ समझ नहीं आया। रेनू महिला क्या करिए? मारवाड़ी, हिंदी, हिंदी से हिंदी। चलो जी, मैं दोनों का मिश्रण ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मन तन मारवाड़ी चौकी लागे तो तू चिंता ना करे, तन मारवाड़ी में ही पढ़ा दू मैं। ठीक है, तू बिल्कुल ही चिंता ना कर, तेरे जी की चिंता है वह सारी मन दे दे थोड़ा दिन के लिए। ठीक है,
एकदम मस्त रहे। लेकिन हाँ जी जी राजेश जी हिंदी की बात करें, चलो कोई नहीं, अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच बीच में अपन जो भी सामान्य बातें हैं, ये सामान्य बातें अपन मारवाड़ी में भी करते रहेंगे। बात हो गई 93 सदस्यों की कि देसी रियासतों से की गई। ढूंढाड़ी में पढ़ाओ, आशा जाट करिए ढूंढाड़ी में पढ़ाओ। आशा चिंता ना कर, ढूंढाड़ी भी आवे मने, अब थाना आवे न आवे बहुत मन बेरो को नहीं भाई, हिंदी में पढ़ाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, थान हिंदी में भी पढ़ा दें, सारी भाषा आवे लगभग। अब देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पे संविधान सभा का गठन हो जाता है। ये संविधान सभा है, ये कार्य प्रारंभ करती है। संविधान सभा काम शुरू करे उससे पहले अपने को ये समझ लेना चाहिए कि हमें आवश्यक है, हाँ, संविधान सभा काम शुरू करे उससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। बोलो कमेंट में, समझानी है कि नहीं समझानी? समझानी है। अच्छा मिक्स में ही आड़ दोगे दान, कोई दिक्कत को नहीं, मिक्स में भी आ जासी। हाँ बिल्कुल अनु, तेरा कमेंट आ रहा है। अब देखिएगा सर मिक्स में पढ़ाओ, ले भाई तेरो कहणु और मेरो पढ़ाणु मिक्स में ही पढ़ाऊं तो थारे जच जाए, तारे सूट वे तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कर लिया। देखो एक राजनीति विज्ञान में विचारक हुआ, बाको नाम हो थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने एक पुस्तक लिखी यानी किताब लिखी रहे, और बी किताब को नाम हो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्या नाम हो? प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जब इन्होंने लिखा तो इसके अंदर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ज्यादा किताब लिखी गई ना, तो बी दौरान आप बात सामान आई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बात समझ रहा हूं? बिल्कुल एसआई में सभी टॉपिक लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा। रीट में अलग सामाजिक न्याय एक टॉपिक है जो शायद आपके एसआई में नहीं लगता, बाकी सारा का सारा लागे है। तो विकी जाट आज समझ ले, अगर एसआई बनू है तो रोज तने 4 घंटा सु काम को नहीं चले, तन 8 सु 10 घंटा पढ़नी ही पड़सी, और नहीं पढ़सी ना भया तो सीधी सी बात है कि तेरो ब्याह को गैलो ही को नहीं है, और ब्याह को गैलो नहीं है ना, जना देख ले तन के करनू पड़ सके, बाद में बिहार में जास करनू पड़ सके है, अकोला में जानू पड़ सके है, आसाम में तेरो सासरू बनानू पड़ सके है, तो तू आ तो दिमाग में ही निकाल दे। अगर तू ऐसा ही बन जासी ना तो चिंता की कोई बात को नहीं, आराम सु फिर तन 8 सु 10 घंटा पढ़नू ही पड़सी, और तन की कुन करनू पड़े, किताबा सु पढ़ ले थोड़ा सा दिन, किताबा पढ़ ले भलाई इके मायनी है। बढ़िया सी किताब लिया, अलग अलग विषय अध्यापकों से जुड़ ले, नहीं तो मेरा भाई देख ले रहे बहुत मुश्किल है। अगर ब्याह हो भी गयो ना तो लाडी लुगाई बहुत दोरी राखी जाएली, आती तो दिमाग में निकाल दे, लुगाई राखबा के लिए भी नौकरी करनी पड़ेली, और दूसरा के नौकरी करवा जाए लो तो रुपया 810 हजार ही देला, बीके मायने तेरा मोबाइल को खर्चो ही चाल ले लो, तो बाकी कामा के लिए के करनू पड़लो तने, बाकी कामा के लिए तन तेरी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ली, लेकिन बा महारानी आपकी आवश्यकता में कटौती कदे ही कौन करेली। ठीक है, तो ये लिए ते किताबा पढ़ लियो, भलाई इमई है,
बाकी कोई रास्तों को नहीं है थार कने, आ देख लियो आराम हो। ठीक है, तो भलाई इमे ही है भया, पडवम फायदो है, नहीं तो देख लो काई वैस का है जमानू बहुत कालो आगो रे। अरे आ लड़कियां के तो कोई चिंता को नहीं, कोई ना कोई मां पा रही है दूध, आराम से नो टेंशन है। भारतीय समाज है ना वो पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान समाज में आदमी को मरबो है। तो ईसु बचवा के लिए मेरा भाई पढ़ ले, सपना देख बासु काम को नहीं चाले, व्हाट्सएप और फेसबुक के भरोसे तू आ देखे कि मन नौकरी मिल जासी, तो लाडी आस ही खत्म कर दे। व्हाट्सएप और फेसबुक चलासी ना तो तने आसाम और मध्य प्रदेश और बिहार अकोला ही जाणू पड़सी, और बा लाडी दोरिया ही रहे, बा साल 2 साल भलाई रह ले, बाद में तो बड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो अब ते मूल बिंदु पर लौट रहा जाओ, भलाई इमें है। ठीक है, जिया भी है जो भी है एडजस्ट करनू ही पड़सी लाडी, और पढ़नू पड़सी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट को नहीं है, अगर शॉर्टकट ही तो हुआ तो जना शायद त्यार ने कद कोई क्यों हो जातो। ठीक है, अब देखो थॉमस हेयर ने पुस्तक लिखी, नाम का ही हो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ई पुस्तक में ई प्रणाली को उल्लेख करेड़ो है, और ई प्रणाली का 2 भाग बनाएड़ा है। पढ़ाई का चक्कर में आशा रात ने नींद नहीं आवना, जरा एक काम कर ले, किताब खरीद ले और किताब पढ़ ले, अपनो यूट्यूब चैनल खोल ले, बटे 150-200 तो तारकन क्लास पहली सु पड़ी है। बाकी की चीजा है ना वह अपना टेलीग्राम पर आ जाओ, बाकी की चीजा बटे भी मिलली, लेकिन किताब पढ़नी पड़ली लाडी। गांव में पानी भरिया काम कौन चले आसा, नहीं तो घर का पानी भरावला और सासरे गया बाद में गोबर ही घेरनू पड़लो वैसा को। अब देख लियो थारा हिसाब सु। हाँ, राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करे तो उसे त्याग पत्र देना हो तो वह किसको देगा? जगदीश कत्तो टोप को प्रश्न पूछे दे तू कर, राष्ट्रपति आपका पद पर उपराष्ट्रपति का कार्य करे तो बावड़ा मनिया बता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य किया करसी रहे, उपराष्ट्रपति का कार्य तो राज्यसभा का पदेन सभापति का रूप में है, बाकी उपराष्ट्रपति पद का रूप में लाडी भी का कार्य ही को नहीं। ठीक है, ऐसा एक सुभाष कह रहे कि गुरुजी एसआई के लिए गाइड करो, तो मेरा भाई सुभाष एसआई के लिए घंटा 8 निकाल, बंद कमरा में बैठ जा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, थोड़ा दिन भी फेसबुक और व्हाट्सएप में भूल जा, और तेरकन जगह नंबर है ना जकान तू मतलब दिन में 5 बार बात करे, बा नंबरा ने थोड़ा दिन हाथ जोड़ ले कि लाडी तेरो मेरो मिलन जदी वैस के है, जद आ मान ले कि मैं ऐसा ही बनस्यू। ठीक है, अब ती नोट कर आगे पढ़ लियो, यानी जब उपराष्ट्रपति सभापति होता है कार्यवाहक के रूप में काम करे उपराष्ट्रपति। आप पूछना क्या चाह रहे हैं वो मैं बता दूं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य कर रहा हो, यानी राष्ट्रपति पद पे नहीं था, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक था, तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लाडी याद रखिएगा, उस समय उपराष्ट्रपति अपना जैसे ही वो उपराष्ट्रपति पद से दे रहा है, जैसे ही वो छोड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पद पे बैठेगा और उस पद से उस महोदय का त्यागपत्र स्वीकार कर लेगा, जैसा कि 1969 में हुआ है। ठीक है, अब तेरी समस्या दूर होगी, मूल बिंदु पर आ जा। देखो तो काई काई समस्या है, पढ़ान देगा कि रहे। संगीता कह रही है कि पटवारी का एग्जाम कब होगा? संगीता पटवारी को एग्जाम काली वेलो तू कतेक पढ़ ली, तू दरी कौन पढ़ी, तो यह मान ले कि पटवारी की एग्जाम कभी वैस का है, मन ने मेरी तैयारी 100% जारी रखनी है।
ठीक है। तो थॉमस हेयर ने पुस्तक लिखी, कौन सी लाडी लिखी, उनका नाम था प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ई पुस्तक में ई प्रणाली को उल्लेख करो। ई का दो भाग, एक भाग तो कौन सो रहे, एक भाग तो हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सा था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और दूसरो भाग हो सूची प्रणाली। पहली तो था नहीं सूची प्रणाली का बारे में बता दूं, भारत में कोनी लाडी के भरत, लाडी को मतलब वह प्रिय, मेरे लाडले, उसको मतलब लाडी कह दो आप, ठीक है। यानी आपा घरा राजा दादी हाथ फिर और उनके लाडी बोला दिना सुआयो, एक को मतलब सीधी सीधी है कि वह प्यार सु कह रही है आपा ने, ठीक है। सूची प्रणाली की बात कर लिया तो दोस्तों याद रखें, ये सूची प्रणाली जो है ये भारत में नहीं है। इसमें होता क्या है, सूची प्रणाली में प्रत्याशियों की सूची बनाई जाती है, सूची पर मतदान करवाया जाएगा। जिस सूची के प्रत्याशियों को जितना प्रतिशत मत मिलेगा सरकार में उतने ही प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी। थारा याद वह तो 9वीं क्लास में एक किताब ही लोकतांत्रिक राजनीति, बाल लोकतांत्रिक राजनीति को तीसरो पाठ हो सत्ता की साझेदारी। और 20 सत्ता की साझेदारी ने समझो तो बटे बेल्जियम को उदाहरण हो कि बेल्जियम में दो भाषा का लोग रहे, एक डच भाषा बोले और एक फ्रेंच भाषा बोले। बटे चुनाव के दौरान दोनों भाषा का लोगों की अलग अलग सूची तैयार करी जाए और 20 सूची पर मतदान करवाया जाए। जक्का ने जक्का प्रतिशत वोट मिले बिन 72 प्रतिशत सत्ता में हिस्सेदारी दे दी जाए। तो भारत में आ है ही कोनी कौन सी सूची प्रणाली, काम ठीक है। अब देखो दूसरा की बात कर लें, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है ये जानना जरूरी है। सर लाइब्रेरी में तो जाता हूं 6 घंटे, सुभाष लाइब्रेरी में जाए है लेकिन तू बटनिया ऊंचो व्यवहार देखे चारी मेरने बेकाम मन करे, जाए है तो घनी चौकी बात है, लेकिन लाडी बटे जाए जना किताब ही पढ़ ले, नहीं तो गरा 1 साल के माइल आगे दे ले बस। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में दोष क्या था वो जान ले पहले तो। ड्रूप ने लिखा इन्होंने तो लिखा कुल वैध मतों का 50% जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा चाहे कितने कैंडिडेट हों। लेकिन फिर इसका खंडन हुआ कि जनाब 2 कैंडिडेट है, 2 को 50-50% मिल जाए तो क्या हो। तो ऐसी स्थिति में एक विचारक और व्यापा को नाम हो ड्रूपे। ड्रूप ने इस प्रणाली में 1 जोड़ दिया और अब इस प्रणाली में न्यूनतम कोटा है वो क्या हो गया, प्रणाली में न्यूनतम कोटा हो गया कुल पढ़ने वाले वैध मतों के 50% से 1 ज्यादा है वो सीधा सीधा न्यूनतम कोटा है इस प्रणाली का। और इस प्रणाली की दूसरी खास बात यह है कि इसमें वरीयता क्रम में वोट दिए जाते हैं, ठीक है। काम है सर मक्को तो बोले ही तो, अरे कोई नहीं यार मक्को भी बोल जाता रहो। अब देखें बात पहले वाले बिंदु पे लौट करके आइएगा। ये तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात करना जरूरी थी अपने को, तो इसलिए अपन ने बेसिक सी जो बातें थी वो अपन ने कर ली है इसके संदर्भ में, लेकिन बात भी अपन बड़ी ज्यादा कर ली और आपा अपना मूल उद्देश्य सु भटक रहा जो कठिना कटे अपने लिए नुकसानदायक है। तो बात चौखी बात को नहीं। अब देखो थे कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पे संविधान सभा का गठन हो जाता है और संविधान सभा अपने कार्य प्रारंभ करती है।
संविधान सभा अपने कार्य प्रारंभ करती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? पहली बैठक। पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक है ये वर्तमान संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में हुई। कहां पर हुई थी? वर्तमान जो संसद भवन है, इस वर्तमान संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में हुई। वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जब पहली बैठक हो रही थी, तो इस पहली बैठक में संविधान सभा की सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अपने यहां पर एक परंपरा है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को अपन क्या बना देते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब देखें ये अस्थायी अध्यक्ष क्या काम करता है? तो दोस्तों याद रखें, ये अस्थायी अध्यक्ष एक प्रकार से, ये जो अस्थायी अध्यक्ष है, ये अस्थायी अध्यक्ष नव संसदीय भाषा में आजकल इसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। तो ये हो गई साहब आपकी पहली बैठक। हुई कहाँ थी? वर्तमान संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में। ये वही संसद भवन है जिसमें आज तक अपनी संसद चल रही है, जिसकी केंद्रीय भवन में हुई। इस संसद भवन 1921 में इसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, जबकि इसकी उद्घाटन है ये 1927 में किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। एडविन लुटियस और उनके सहयोगी हर्बर्ट बंकर हैं। ये एडविन लुटियस और हर्बर्ट बंकर इनके सहयोगी थे, वो इसके वास्तुकार थे। ये थी आपकी पहली बैठक। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है, तो दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। हेडिंगम सर आप हैदन गेम हो, कितने ही फालतू टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा घुमाते हैं। देखिएगा, समय खराब नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। देखिए मैं मेरे उद्देश्य के लिए, मैं यहाँ पर माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरी बात को अन्यथा ना लें। अपन एक उद्देश्य के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, आप मेरे से जुड़ रहे हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं। ये 11 दिसंबर है भाई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर। एक छोटी सी बात मुझे आप बताएं, आप कितने लोग लाइव जुड़े हैं? 342 के आसपास अभी जुड़ के चले भी गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मैं मेरे मनोरंजन के लिए या मेरे प्रभाव के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए, या ये को तारा मजा ले बताई तारकन 20 मिनट में बकवास कर लियो, तारो मनोरंजन करा दियो। आसार मानू मनोरंजन भी ठीक है, लेकिन भाई साहब 72 लोगों की 20 मिनट में गुणा करो बा लोगों सु। मेरी तो वह 20 मिनट ही, लेकिन बा लोगों की 31 मिनट ही थे। सोचो तो भाई साहब टाइम पास ना करो और बार बार कमेंट करो ना थे। तो वो कमेंट न पढ़वा को कारण एक तो ओ वैस का है कि तारा प्रश्न को उत्तर या तो दे दियो थे समझ कुन पा रहा तो वीडियो ने बैक कर देख लियो, या थे प्रश्न टाइप कर रहा हो वो प्रश्न गलत है
ठीक है, तो थोड़ो सो संयम भी राखो कि आप 2 बार 3 बार कमेंट कर दियो और भी के बावजूद आप प्रसन्न गुरुजी देख रहा को नहीं देख रहा है गुरुजी, लेकिन भी प्रसन्न देखबा का चक्कर में अठिने पूरो गोबर गणेश एक हो जाए फेरे, ठीक है, तो भी चीज बचवा के लिए थोड़ो सो मतलब एक्टिव हो जाओ कि कौन पड़े लाडिया कामा में। हाँ जी, सोनू गुरुदेव सोनू फौजी कश्मीर से प्रणाम करूं, जय हिंद भाई गुरु सोनू फौजी साहब, शुक्रिया आपका, सारे फौजी भाइयों को शेयर कर दे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में याद रखें सर्वसम्मति से, मैं बात करूंगा इस शब्द की भी, सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने। दोस्तों जब इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के आसन की तरफ जा रहे थे उस समय मौलाना कलाम आजाद, सर्वपल्ली, ये बहुत सारे मतलब जेबी करपालानी ये तालियां वगैरह बजा रहे थे। तो उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात कही थी और वो बात ये थी कि आज मुस्लिम लीग के हमारे भाई हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनकी उपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही हमारे बीच मौजूद होंगी। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ऐसा कहने के बाद ये लगता है, ऐसा कहने के बाद ये लगता है, सीधा सीधा अपने को ये महसूस होता है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो एक अलग राष्ट्र चाहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए, जबकि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हैं, इस उपाध्यक्ष में नाम किसका आता है? एच.सी. मुखर्जी का नाम आता है। किसका? एच.सी. मुखर्जी का नाम आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दूसरी बैठक की। अब एक शब्द की बात कर लें, सर्वसम्मति क्या है? सर्वसम्मति का मतलब है कि संविधान सभा में जितने भी फैसले लिए गए थे, संविधान सभा में जितने भी फैसले लिए गए थे वो सारे के सारे सर्वसम्मति से लिए गए थे। ठीक है, जितने भी फैसले लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे? सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए थे। कोई भी फैसला है ये बहुमत से नहीं लिया गया था दोस्तों, एक राय होकर लिया गया था सर्वसम्मति से। ये बात हो गई दूसरी बैठक की। ये बात हो गई दूसरी बैठक की। अब देखो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, ये तीसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, ये तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में होता क्या है? इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इतना समय इसलिए लगाया गया कि हम इस बात का इंतजार कर रहे थे शायद मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो जाए, लेकिन अपने बहुत सारे प्रयासों के बावजूद मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। अब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार होता है 22
जनवरी 1947 को, और कालांतर में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज अपन ने बात कर ली है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर एक प्रकार से संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पे गठन तो हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ। अब आप फटाफट अपने कमेंट करके जो भी पूछना चाहते हैं 1 मिनट में आप फटाफट पूछ लीजिएगा, जो कुछ पूछना है 1 मिनट में आप पूछ लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न सर, आपकी बार सब इंस्पेक्टर पार, बस आपका सानिध्य चाहिए। सुभाष गुर्जर, चिंता ही मत कर लाडी, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज जका गांव में थाने कोई का ब्याह में जाओ तो जिम बात ही नहीं पूछे, और काल ने इंस्पेक्टर बन जासो ना तो थाने 400 किलोमीटर न्यूतो देवा जासी। अब देख लो सर्वसम्मति और बहुमत में का अंतर है। भारत यह मान ले कि घर का तेरी सगाई कर रहा है, और घर का मतलब 2-3 आदमी एक तरफ है, एक तू अकेलो एक तरफ है, तो वह 2-3 आदमी आपकी बात में मनवा रहा है क्योंकि वह ज्यादा है और बाकी बात मानी जा रही है। लेकिन तेरी बात ने अनसुनी करी जा रही है क्योंकि तेरी संख्या कम है, वो तो वह बहुमत, यानी जका की संख्या कम हुए ना बीकी कमी चले। और सर्वसम्मति को मतलब यह हुआ लाडी कि तेरी सगाई करी और ते सारा घर का एक राय करो, फैसलो करो कि मन तो एक ही सगाई ब्याह करनो है। ठीक है, और सारा घर का राजी राजी आराम बारात में चलेगा बिन खे सर्वसम्मति। संविधान सभा में कोई भी फैसला बहुमत से नहीं लिया गया था, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग था क्या, देखिएगा पहली बैठक से ही मुस्लिम लीग अनुपस्थित रही थी, और पहली बैठक में 211 सदस्य ही उपस्थित रहे थे। फटाफट कमेंट कर लें, जिसको जो पूछना है वो फटाफट पूछ ले मेरे भाई। कल शाम को एक बार 6 बजे और अपन मिलेंगे, फिर परसों मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ अपनी मुलाकात होगी लाडी। समझ गयो तो घनी चौकी बात है मेरा भाई, और आई है पढ़बो शुरू कर दे, नहीं तो देख ले काई वैस के है। हाँ लोकेश जी शर्मा, शुक्रिया आप सबका। और पूछो फटाफट पूछ, कितने बजे तक होगी लाडी। 6 बजे शुरू वैली और लगभग 7, सवा 7 बजे तक आपा चलांगा। और आप भी नोट कर लियो कि 6 बजे को मतलब है 6:05 तक वैस का है, क्योंकि यार मन अतो अड़ंगू चलान को नहीं आवे, तो मन का है धीरे धीरे सीख बम टेम लाख सियाल। इलेक्शन के बाद ही बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग कार्यवाही शुरू हुई तभी से बहिष्कार कर रही थी, लेकिन अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। याद रखें, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी, और अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे लियाकत अली खां। कहां से लाइव हो रहे हो लोकेश भाई साहब, हम सीकर से लाइव हो रहे हैं, और सीकर में भी अपने ही स्थान से लाइव हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सीकर से ही लाइव हो रहे हैं। लेकिन आपसे भी मुझे एक शिकायत है, और वह शिकायत आ है कि थे शेयर बिल्कुल ही कौन करो। तो यार आ बात तो जचवाड़ी को नहीं, मैं 1-1.5 घंटा थारकन गड़ो फाड़ चिल्ला रहे हूं और भी को परिणाम मन के दे रहा को नहीं, तो मन मजो के आसी मन बताओ। अरे मूल गांव या मान ले सीकर ही है, मेरा तो मूल गांव सीकर ही है। मैं तो भी जहाज में बैठ को, जबकि जहाज को ड्राइवर सीकर के 12 जाई को नहीं। ठीक है, तो नो टेंशन है, आज जहाज सीकर में रुकेड़ी रह ली रोजी नहीं, तन जद मर्जी जद आ जाए मेरा भाई। और टेलीग्राम जो को ग्रुप है ना, लिंक भी को डिस्क्रिप्शन में है, तो बिन जरूर ज्वाइन कर लियो थाने कोई। और फेसबुक पर मैं टैग जरूर करूंगा,
बी की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जको भाई वीडियो समाप्त हुआ बाद में लास्ट तक देखियो है तो वो नीचे कमेंट में लिखे कि मैं लास्ट तक देखियो हूं साहब। तो आज के लिए अत्ता ही बात करांगा, बाकी विवरण आपा काल अगला एपिसोड में करांगा। और काल आपनू एपिसोड शाम ने 6 बजे ही शुरू होगो। 6 बजे मतलब 6 बजे ही होगो। 6:05 वैस क्या है लास्ट, 6:05 के अलावा 1 मिनट 2 मिनट ऊपर वैस क्या कोई तकनीकी कारण सु, बाकी की कौन में कॉलेज लेक्चर का बिल्कुल दे रहा है भाई साहब। बिश्नोई सर बिल्कुल दे रहे हैं कि सर कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं कैलाश। देखो बीक भट्टिया की बात यह है कि भट्टे भी चिंता मत करो, गुरुजी है बहुत अच्छा है तो नो टेंशन रोते, टेंशन ना करया करो थे। गंगानगर सो राम राम भाई साहब थान राम राम घना घना राम राम। अच्छा जी अंशुल सेनी है, कोई बात को नहीं। आज सु थारो नाम में अंशुल सेनी के बलाग जैसा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करांगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।